नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हरेंद्र कुमार स्टडी विथ हरेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज आप लोगों को लेकर के आए हैं भारतीय भवन रसायन विज्ञान। भारतीय भवन रसायन विज्ञान क्लास 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातु। अध्याय 3 उसका नाम क्या, धातु एवं अधातु। उसका जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसका हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है दो धातुओं एवं दो अधातुओं के नाम लिखिए। तो धातु हो जाएगा सोडियम कॉमा मैग्नीशियम और अधातु हो जाएगा कार्बन कॉमा सल्फर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखे। तो आंसर हो जाएगा साधारण नमक NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी अधातु का नाम लिखे जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसी अधातु का नाम लिखे जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। किसी अधातु का नाम लिखे जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन हो जाएगा। और किसी धातु का जो बोले तो वो पारा हो जाएगा, जिसको मरकरी बोलते हैं। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है। एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है। तो श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। एवं धातु देखो यहाँ अधातु का नाम तो श्वेत फास्फोरस और धातु हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। धातु क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। चलिए पंचमा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए संतमा क्वेश्चन देखते हैं। छठा, पंचमा तो हो गया। अब देखिए 1 मिनट यहाँ पे छठा क्वेश्चन। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन। चलिए पंचमा के बाद छठा अभी बताते, इससे पहले संतमा देख लीजिए। वुल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान होता है? तो टंगस्टन में होता है। किस में होता है? टंगस्टन में होता है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? तो हाँ। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 9वां क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है? 2 या अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 या अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल, तांबा, जस्ता हो जाएगा। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए छठा क्वेश्चन वहाँ छूट गया था। तो यहाँ देखिए, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो नहीं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अमलगम से आप क्या समझते हैं? अमलगम से आप क्या समझते हैं? तो आंसर देखिए, किसी धातु को पारे के साथ मिलकर बनाई गई मिश्र धातु अमलगम या सरस, जिसको अमलगम या सरस दोनों एक ही नाम है, कहलाते हैं। या दूसरा परिभाषा देखिए क्या बोल रहा है। धातु के साथ पारे को जोड़ना अमलगम कहलाता है। जैसे AU HG AG HG। आगे समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाता है? तो क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस को प्राप्त कर तत्व अस्थायी हो जाएगा। अक्रिय गैस कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब जो है। चलिए आपको बताए थे छठा क्वेश्चन वहाँ पर छूट गया। यहाँ पे देखिए, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो नहीं होते हैं। चलिए यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अमलगम से आप क्या समझते हैं? तो किसी धातु को पारे के साथ मिलकर बनाई गई मिश्र धातु अमलगम या सरस। अमलगम या सरस दोनों एक ही नाम है, कहलाता है। जैसे और उसका जो है दूसरा परिभाषा भी देखिए क्या बोल रहा है अमलगम का। धातु के साथ पारे को जोड़ना अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। जैसे देखिए, धातु है और HG है, फिर धातु HG है, उसको जो जोड़ना अमलगम कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाते हैं? तो अक्रिय गैस को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं, क्यों? तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या बोल रहा है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो जाता है, इसलिए सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है
और सोडियम आयन नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन इससे। चलिए यहाँ पे 13 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आयनिक यौगिक के द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? तो क्यों होते हैं, चलिए देखिए। इसका कारण यह है कि धन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक के द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आ गया समझ में? चलिए अगला 14 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कार्बन, देखिए यहाँ पे 14 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 मिनट। 14 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जाती है? तो क्यों नहीं प्रवाहित की जाती है, आंसर देखिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा इसलिए नहीं प्रवाहित की जाती है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। तो विद्युत का कुचालक क्यों होता है? चलिए देखिए, इसका कारण यह है कि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, आयनों से नहीं। ये पिघली या जलीय विलयन की अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इस कारण यह विद्युत का कुचालक होता है। इस कारण जो होता है क्या होता है, विद्युत का कुछ। फिर देखिए, इसका कारण यह है कि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, आयनों से नहीं। ये पिघली या जलीय विलयन की अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इस कारण यह विद्युत का कुचालक होता है। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है? तो आयनिक बंधनों में आयनों के बीच वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन। नाइट्रोजन अणुओं में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणुओं में त्रिसहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा, रासायनिक बंधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, दूसरा आ जाएगा सहसंयोजक बंधन। चलिए इससे अगला क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है? तो आंसर हो जाएगा, आयनिक बंधन बनता है या वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। आयनिक बंधन बनता है या वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर किस प्रकार का बंधन का निर्माण होता है? तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे। तो डाई ऑक्सीजन, O2 हो जाएगा, डाई ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर हो जाएगा आपको। त्रिबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे। तो डाई नाइट्रोजन हो जाएगा, N2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आपको 23 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए क्या बोल रहा है। निम्न यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताएं। जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड। सोडियम मोनोऑक्साइड जो है, ये तीनों में, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम मोनोऑक्साइड में कौन कौन सा बंधन है वो बताना। तो देखिए अमोनिया में एकल संयोजक बंधन है, कार्बन डाइऑक्साइड में है द्विसहसंयोजक बंधन है, सोडियम मोनोऑक्साइड में है आयनिक बंधन है। क्या है, आयनिक बंधन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए 24 नंबर। ओ परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए ओ परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला जो है 25 नंबर है फॉर स्टूडेंट, यानी आप लोगों के लिए इसका जवाब देना है। अगर पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
26 नंबर, किसी यौगिक ए एवं एल्युमिनियम का उपयोग देखिए, किसी यौगिक ए एवं एल्युमिनियम का उपयोग रेल लाइन को जोड़ने में किया जाता है। यौगिक ए क्या है? तो आयरन ऑक्साइड है। मतलब ए एक यौगिक है, इसका निर्माण, इसका जो उपयोग है, एल्युमिनियम का उपयोग, देखिए, किसी यौगिक ए एवं एल्युमिनियम का उपयोग रेल लाइन को जोड़ने में किया जाता है, तो उस ए यौगिक क्या है? तो आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनिक अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है। क्यों? तो क्यों करना पड़ता है? देखिए, क्योंकि इससे अशुद्धियों वाष्पित हो जाती है, जिससे धातु के यौगिक के अपचयन में सरलता होती है, अपचयन में आसानी होती है। इसको आप हो जाएगा आसानी होती है, सरलता होती है, आसानी होती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। उस मिश्र धातु का नाम लिखे जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो सोल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोल्डर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 28 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। जितना भी 28 अति लघुत्तरीय क्वेश्चन था उसको हम जवाब दे दिए हैं। इसी प्रकार अगले चैप्टर का भी लाते रहेंगे। अगर वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इसी तरीका का इस चैनल पर वीडियो आते ही रहते हैं। धन्यवाद।